अब हम मजमून लिखेंगे मेरा प्यारा दोस्त जेमिनाई, मेरा प्यारा दोस्त क्लॉड, मेरा प्यारा I दोस्त have many ग्रॉक। friends. I have many I have many friends. friends, but AI is my best friend. मैं कोई बहुत नॉन टेक्निकल इंसान हूँ और मैंने भी वाइब कोडिंग करके अपने लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेंस के लिए हम लोगों ने ऑफिस के लिए बना लिया। What would a Silicon Valley company do? वो तो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, फारिग कर देंगे ना। 200 मिलियन जॉब्स ने इफेक्ट होना है एआई से 2030। ये प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन है, ये रिप्लेस नहीं होंगे। आई थिंक ये भी होंगे। कुछ कौमें होंगी वो एक्सप्लॉइटेशन के भी काबिल नहीं होंगी, वो इररेलेवेंट हो जाएंगी। मुझे तो अफसोस भी होता है, तरस भी आता है कि क्या होगा। Hey, how are you? I'm fine, thank you. Long time no see. Please hire me. ऐसे नहीं करना। एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान सो रहा है, प्लीज जाग जाएं। वो है एक्स या ट्विटर। पर्सनल इंटरव्यू कर लें। So many people just tank. वो इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं, इतने अनप्रिपेयर्ड आते हैं। मेरे क्लाइंट से मीटिंग थी, अब मैं जी हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, 15 मिनट दाढ़ी सही कर रहा हूँ, और जब मीटिंग में गया तो कैमरा ही ऑफ था। ठीक है। प्रिपेयर होके जाएं और थोड़ा ज़रा हल्का नहीं आना, ऊपर से आना। AI के बाद राइटर्स का क्या होगा? 100 ऑर्डर इन क्यू हुआ करता था कुछ बड़े एक्सपर्ट्स का, अब वो 5-10 पे आ चुका है। Oh my God! एक जूनियर कॉपीराइटर अच्छी कॉपीराइटिंग एआई से करके उससे बेहतर हो गया। वैसी लोग हैं हम लोग, इन सेंस काम की सेंस में हम मेहनत करने वाले पुराने लोग हैं। सचिन तेंदुलकर या बाबर आजम की मिसाल ले लें, जो उनके पास बैट है। अब वो बैट जो है वो मैं लेके कहूँ कि पाकिस्तानी टीम प्लीज़ मुझे ओपनर बना दें, तो ये तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। पाकिस्तान इज राइजिंग, वी आर बैक इन द हेडलाइंस। अमेरिका से लेकर सऊदी अरेबिया तक, सिंगापुर तक, हर जगह लोग पाकिस्तान का नाम पुकार रहे हैं। लोग हर जगह हमारे लीडर्स को अपने मामलात तय करने के लिए बुला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जो ज़रा हमारी उम्र के हैं उनको लग रहा है कि नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये पहले भी इस तरह के हालात से मुल्क गुजर चुका है। लेकिन फिर उसके जवाब आता है कि नहीं, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। वेल, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान की मईशत की कहानी कुछ इस तरह है कि जब भी जियोपॉलिटिकल हालात खित्ते के खराबी की तरफ गए, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक टेम्पररी डॉलर्स का बूस्ट मिला। लेकिन वो बूस्ट शॉर्ट लिव्ड रहा और हर थोड़े दिन के बाद हम दोबारा बेगिंग बोल लेके IMF और दूसरे आलमी इदारों के पास चले गए। पाकिस्तान की इकोनॉमी का अगर कोई एक मसला आइडेंटिफाई करना हो, एक मसला, तो ये है कि हम डॉलर्स कमाते कम हैं और खाते ज़्यादा हैं। इसी वजह से हमारी मईशत डिक्लाइन में है। 1983 में से लेकर 2026 तक हर साल यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर PKR के मुकाबले में 8% CAGR बढ़ा है। इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शायद ही किसी और एसेट की रही हो 40-45 साल के अरसे में। So, recently I was talking to a few big businessmen of Karachi. लोग हालात से परेशान थे, सप्लाई चेन्स मुतासिर हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। तो गुफ्तगू हो रही थी और वहाँ एक बात हर किसी ने की कि यार अब धंधा सिर्फ वही है जिसमें हम डॉलर्स में कमाएं और पाकिस्तान में खर्च करें। तो मैंने उनसे कहा, हुजूर आपको थोड़ी देर हो चुकी है। पाकिस्तान के यंगस्टर्स ये काम पिछले 7-8-9 सालों से बहुत कामयाबी से कर रहे हैं और इस पूरी इकोनॉमी का नाम है द फ्रीलांसर इकोनॉमी, जहां लड़के अपने घरों में बैठ के रातों को काम करके $2,000-3,000 बासानी कमा रहे हैं। इसी इकोनॉमी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा, क्या कहते हैं ना, जिसको हम कराची की ज़बान में कहते हैं, एक ज़बरदस्त सा चलता सा पुर्जा है और बहुत ही वर्किंग एक पार्ट है इस इकोनॉमी के, शहजाद खान नियाजी साहब। वो पिछले कई सालों से लोगों को कॉपी राइटिंग के ज़रिए डॉलर्स कमाना सिखा रहे हैं। आज हमने उनको इनवाइट किया है, इनवाइट जूम पे किया है क्योंकि वो अलग शहर में, हम अलग शहर में। तो let's not waste any more time and let's see how he can help us understand this dollar economy of freelancers. लेकिन आगे बढ़ने से पहले भैया एक बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैंने अपने सोशल मीडिया टीम के भरपूर दबाव के बाद आप लोगों को सब्सक्रिप्शन की कॉल देना शुरू की है और उसके बाद से लास्ट सिर्फ एक पॉडकास्ट में 6-7 हज़ार नए सब्सक्राइबर्स ऐड हो गए। जज़ाकल्लाह खैर, बट यू शुडंट स्टॉप देयर। हमारी सोशल मीडिया टीम ने हमें 100K का टारगेट दिया हुआ है रफ्तार नाउ के लिए। उनको एक और सिल्वर बटन की ख्वाहिश है उनके दिलों में। तो प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग द वर्ड एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम शहजाद।
वालेकुम सलाम, थैंक यू यार सो मच आपका फॉर पूरा हैविंग मी। नाम लेते हुए थोड़ा डर लगता है, शहजाद खान नियाजी। लोग आपका सेकंड जी, और थर्ड नेम सुन के घबरा जाते होंगे। बेशक बेशक, आजकल आपको पता है ज़रा सिचुएशन यूनिक है, आपको बट तो कोई प्रॉब्लम्स हम नहीं अपने होते? ग्राउंड पे हैं खैर से। जी, नहीं हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ गुड। अभी पिछले दिनों जो सिचुएशन बनी हुई है, उसके हिसाब से वी आर स्टैंडिंग आवर ग्राउंड और लगे हुए हैं खैर से। अभी भी मैं नंबर्स देख रहा था, आईटी सर्विसेज के नंबर्स बड़े अच्छे आए हैं मार्च के, अच्छी रेमिटेंस हुई है। मैं आपसे बड़ा स्ट्रेट सवाल पूछूंगा, आपको कब समझ में आ गई कि पार्टनर अगर पाकिस्तान में रहना है तो डॉलर्स में कमाना है? इंटरेस्टिंग, सो मुझे ये चीज़ समझ आई थी 2016-17 में तकरीबन। और उससे पहले मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था। आई ग्रेजुएटेड एज एन इंजीनियर इन 2015। उसके बाद मैंने कुछ जॉब्स की। उन जॉब से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो कोई ग्रोथ नहीं होने वाली यहाँ पे हम कोई कोई जा नहीं सक रहे। और उससे पहले मैंने एक मेरा स्टिंट रहा था फ्रीलांसिंग का 2014 में, कि जब मेरी वालदा ने मुझे एक चिट पे कोई मॉर्निंग शो उन्होंने देखा, उस पे कोई होस्ट आए हुए थे, उन्होंने बताया कि जी ऐसे-ऐसे वेबसाइट्स होती हैं, इस पे ऑनलाइन पैसे कमाए जाते हैं। तो वो मेरी वालदा ने उस चिट पे मुझे 2 प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम लिखे, एक उन्होंने फाइवर लिखा और एक ओडेस्क लिखा। उन्होंने कहा बेटा ये चिट पे मैंने लिखा है, इसको जाके जो एक्सप्लोर करो ये क्या होता है। तो 2014 में मैंने उसको एक्सप्लोर किया और यूनिवर्सिटी में होते हुए मैंने ना $4 कमा लिए थे। फिर खैर मैं ग्रेजुएट हो गया, मैंने छोड़ दिया। जब मैं ग्रेजुएट हुआ मैंने छोड़ा उसको, मैं जॉब पे गया और हालात देखे मैंने वहाँ पे। तब आई रियलाइज़ कि ये तो सीन नहीं है, मैंने वो जॉब छोड़ दी। 1 साल डिप्रेशन में, मुश्किल में रहने के बाद जब मैंने वो अकाउंट्स को रीलॉगिन किया 2017 में, तो वो मेरे $4 इन्होंने सँभाल के रखे हुए थे। उस दौर में वो 2 वेबसाइट्स मर्ज हो चुकी थी, इलैंस और ओडेस्क मर्ज होके अपवर्क बन चुका था, लेकिन मेरे $4 सँभाले हुए थे उन्होंने। मैंने कहा यार ये कितने अच्छे लोग हैं, कितने ऑनेस्ट लोग हैं। मैंने काम करना है तो मैंने अब यही काम करना है। क्या तो बात है। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है और आज का दिन है, अब यही काम कर रहे हैं। दूसरा वाक़या है ये, शहज़ाद आप ही के हम शहर के हैं, सैयद अहमद साहब। टेक एंटरप्रेन्योर हैं काफ़ी बड़े, आप शायद नाम सुना होगा आपने। उन्होंने बेचारे ने एक ऐसी दिलखराश कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भाई मुझे आज से 10-15 साल 20 साल पहले एहसास हो गया कि अगर मुझे हलाल और ईमानदारी से पैसा कमाना है तो मुझे बाहर काम करना पड़ेगा पाकिस्तान से। सही बात है, ये एक अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसे ही। अलग एंगल है, आपने जो बात बताई ये बिल्कुल एक अलग एंगल है कि मतलब इखलाकी तौर पे भी इट्स बेटर फॉर यू टू वर्क विद आउटसाइडर्स। क्रेजी, बेशक, बेशक क्रेजी। ऐसे ही। सो फर्स्ट क्वेश्चंस फर्स्ट, यार क्या वाकयातन ये जो फ्रीलांस इकोनॉमी है और लोग, मतलब मैं बड़ी स्ट्रेट बात करूंगा शहजाद आपसे, मैं बड़ा ना, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं हर एक को बड़ा शक की निगाह से देखता हूँ। मैं जब ये देखता हूँ ऑनलाइन, देयर आर सो मेनी कोर्सेज, देयर आर सो मेनी पीपल, और जी मैं किसी भी चीज़ को, क्विक मनी को, मैं मुझे समझ नहीं आता कि ये जो लोग बोलते हैं ना, ओ अचानक आपने लैम्बोर्गिनी खरीद ली, ये मुझे समझ नहीं जी, जी। आता। ये कितना फीसद जो एक हुपला है, जो एक शोर व गौगा है, वो जस्टिफाइड है और जायज़ है, और कितना ऐसे ही लोग चूना लगा रहे हैं कराची की ज़ुबान में? देखिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अनफॉर्चुनेटली चूना ही लग रहा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो लोग बड़ी-बड़ी गाड़ी, बंगला, पैसा, दौलत दिखा रहे हैं, तो वो, ये हमारी ना ज़बान में इसको टारगेटिंग कहा जाता है कि आप किस ऑडियंस के किस सेगमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें दिखाएँगे कि ये देखो मैंने बंगला बना लिया, गाड़ी बना ली, तो वो लोग आएँगे जिनके पास बंगला और गाड़ी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो ऐसे में इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे ना जाल बिछाए जाते हैं। जबकि इसके बिहाइंड, इस वॉल के पीछे जेन्युइन वो लोग भी मौजूद हैं जो ऑनेस्ट स्किल पे काम करते हैं, लोगों को ऑनेस्टली बात खोल-खोल के बताते हैं। ये तक बताते हैं कि जी इट साउंड्स वेरी सिंपल, कि आप जी प्रोफ़ाइल बनाओगे और आपको डॉलर आने लग जाएँगे। ये सिंपल तो है लेकिन ये आसान नहीं है। सिंपलिसिटी में, किसी चीज़ के होने में और उसके आसान होने में, उसको करने में, उसमें फ़र्क होता है कि आपको परसिस्टेंस शो करनी पड़ती है, परसेवरेंस शो करनी पड़ती है, आपने लगे रहना होता है, बिड करना होता है, प्रोजेक्ट लेने होते हैं, मार्केट में कॉम्पिटिशन है। ये सब करने के बाद भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो जाती है कि इस तरह की भी हमारे सामने केस स्टडीज़ हैं कि मैं खुद एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था कि जो 2 घंटे के हमें 1 घंटे काम करने के मुझे वो $60 पर आवर देता है। तो अगर मैं उसके लिए डेली 2 घंटे का काम कर रहा हूँ तो वो अच्छा एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है, लेकिन मुझे इस $60 पर आवर के आवरली रेट पे पहुँचने में 8 साल लगे। ये चीज़ भी हमने यहाँ पे ज़हन में रखनी है। तो इट इज़ डूएबल, ये सब हो सकता है, थोड़ी परसिस्टेंस, मेहनत और नेक नियति ऑब्वियसली, ये 3 चीज़ें जब इसमें मिलेंगी तो इट इज़ समथिंग डूएबल। ये लोग कर रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, मेरे साथ के लोग बहुत सारे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे ऑफ़िस में एक इंटर्न आई थी आज से साल पहले,
वो उस टाइम अपने 4th सेमेस्टर उन्होंने ग्रेजुएट किया था, यूनिवर्सिटी 4th सेमेस्टर में थी, समर वेकेशन थी। तो उसने दूसरे महीने में $1000 कमाने शुरू कर दिए थे कि मैंने उनके वालिदैन को कहा था कि जी ये अब परिंदा आज़ाद हो गया, ये खैर से अपनी फ़ीस भी खुद अब भरेगी और आपको कभी इस पे परेशानी नहीं होगी, आपका सपोर्ट करेगी। लेकिन इस तरह की केसेस भी हैं जिनको ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हर बंदे की टाइमलाइन अपनी है, एज़ लॉन्ग एज़ दे आर परसिस्टेंट, विलिंग टू पुट इन द एफर्ट, चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। आपने कहा कि जो एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है कि रिवॉर्ड किसी एफर्ट के नतीजे में ही मिलता है, जी, वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ हम सब क्लियर कर लें बेशक। कि जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप घर बैठे डॉलर कमाएं, मतलब वो मतलब या कोई इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि विदाउट एफर्ट ये फ्रीलांस इकोनॉमी से आप गिग्स से पैसे कमा सकते हैं, तो वो सट्टेबाजी तो हो सकती है, वो रिस्क हलाल नहीं हो सकता। एम आई राइट? बेशक ऐसे ही है। ठीक है, अब ज़रा थोड़ा सा इसको वाइडन करते हैं। लेट्स लेट्स वी आर ट्राइंग टू, हम कोशिश करेंगे कि हम इस पॉडकास्ट में जो डॉलर इकोनॉमी है और डॉलर एंटरप्रेन्योरशिप है एट अ पर्सनल लेवल उसको एक्सप्लोर करें। एक 20 साल का लड़का है, यूनिवर्सिटी जा रहा है। पाकिस्तान में आपको पता है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा लोग जाते हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम है। उसने डिसाइड किया नहीं यार मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लम्स जाना है, मुझे किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी जाना है जिसकी बहुत ज़्यादा फीस वगैरह है। उसने डिसाइड किया नहीं यार मुझे अपने पैसे खुद बनाऊंगा। उस 20 साल के लड़के के पास जो ग्रेजुएशन स्टार्ट करा है, 19 साल, 20 साल, 18 साल का लड़का या लड़की, कौन कौन से सामने सोर्सेज रखे हुए हैं उसके कि जिससे वो इस डॉलर ट्रैक पे आ सकता है? इसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है कि उनके इनेट एबिलिटी क्या है। ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसमें वो कम एफ़र्ट पुट करके और लोगों से बेहतर परफ़ॉर्म कर जाते हैं। जिस तरह मैं अपने केस में अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मेरे केस में मेरी इंग्लिश थोड़ी बेहतर थी रिलेटिवली, पुरानी बात है जब मैं एफएससी और उसमें यूनिवर्सिटी में था। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि यार ये चीज़ मेरी बेहतर है रिलेटिवली बाकियों से, तो मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ, इसमें कुछ करूँगा जो भी करूँगा। मुझे उस टाइम और कोई स्किल ना मुझे डेवलपमेंट आती थी और ये बहुत एक तरह से ना सॉफ्ट स्किल है राइटिंग की। इसमें आपने स्टोरीज़ बतानी है, आपने लिखना है, आपने प्रोडक्ट बेचना है, कुछ ऐड बनाना है या ईमेल लिखनी है। तो ये बहुत सॉफ्ट स्किल थी और उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ व्हाट आई शुड डू। जब मुझे ये रियलाइज़ हो गया, तो आपने जो अपना मॉडल है, उसको रिवर्स करना है, जो लोग करते हैं वो नहीं करना। लोग यूजुअली क्या करते हैं कि वो 15 महीने, 2 महीने, 4 महीने उसको सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं जी, नोक पलक संवार रहे हैं, अब इसको मैं इसकी हेडिंग ऐसे कर दूँ, मैं ये सैंपल पोर्टफोलियो बहुत सारे बना लूँ। जबकि वो इस चीज़ में, इस परफेक्शनिस्ट के ट्रैप में ऐसे फँसते हैं, अपने आप को फँसा लेते हैं कि वो मार्केट में कभी जाते ही नहीं हैं। जबकि ये चीज़ रियलाइज़ करना कि मार्केट इज़ द बेस्ट ट्रेनर, मार्केट से अच्छा ट्रेनर आपको कोई नहीं कर सकता। तो आपने इसको रिवर्स कर लेना है, फ्लिप कर लेना है। पहले आपने क्लाइंट ढूँढना है, क्लाइंट उस चीज़ का ढूँढ लेंगे, फिर वो क्लाइंट आपको भी सिखाएगा और उसके साथ-साथ उस क्लाइंट का पर्टिकुलर जो भी काम है, उसके हिसाब से आप अपना जो भी आपने सीखना है, जो भी आपने करना है, वो सीखते रहेंगे। तो ये जब 2 स्टेप हो जाते हैं, फिर इसके बाद सीखने का काम आता है। इसको यूजुअली अगर कोई चाहे, तो इसको पहले अगर उसको पता है कि यार मैं परफेक्शनिस्ट ट्रैप में नहीं पड़ूँगा या मेरे साथ कोई मेंटर ऐसा है, जो मुझे गाइड कर देगा, बता देगा मेरा पोर्टफोलियो कितने नंबर ऑफ पीसेस बनवाने हैं, इस पे फीडबैक क्या लेना है। मुझे जब भी अगर कोई बता देगा, तब तो वो पहले 2-1 महीने सीख के फिर क्लाइंट्स की साइड पे जा सकता है, वरना वो अदर वे अराउंड भी कर सकता है। और उनके पास ऑप्शंस जो हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वो ये है कि वो जो लो हैंगिंग फ्रूट क्लाइंट होता है, ये वो क्लाइंट होता है जिसको जॉब उसने पोस्ट की होती है, उसको पेन होता है, उसको वो सॉल्व करना होता है, उसको बंदा चाहिए होता है उसके लिए। इन क्लाइंट्स के पास पहुंचना ज़रूरी है। ये अपवर्क पे मिलेंगे, ये जॉब बोर्ड्स पे मिलेंगे, ये इंडीड पे और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, इन लिंक्डइन पे भी इवन। और दूसरा तरीका होता है कि आपने पर्सनल ब्रांड बना लेना है अपना। आपने अपने आप को मार्केट में उस क्लाइंट, देखें क्लाइंट यूजुअली इस हाइट पे होता है और आप इधर होते हैं। तो आप जब तक अपने आप को क्लाइंट के लेवल पे उठाते नहीं है ना, क्लाइंट आपको अपना इक्वल नहीं समझता। वो कहते हैं यार ये तो सर्विस प्रोवाइडर है, इसको $500-700 दो और साइड पे करो। तो एट द सेम टाइम लो हैंगिंग फ्रूट से आप किचन इनकम जनरेट करते हैं और हाई हैंगिंग फ्रूट से पर्सनल ब्रांडिंग करके आप अपने आप को एलिवेट करते हैं, अपना स्टेचर एलिवेट करते हैं और फिर बड़े क्लाइंट्स ले सकते हैं। तो ये स्टेप्स इसके बेहतर रहेंगे। ओके, सो बेसिकली आपने सबसे पहले अपने आप को स्कैन किया, स्वॉट एनालिसिस किया, यार मेरे अंदर क्या तप्पड़ है, मेरे अंदर क्या ताकत है, मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर आपने देखा कि मैं इस ताकत के ज़रिए मार्केट के कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा ही है? जी, एग्ज़ैक्टली। आपने अपनी स्किल सेट और अपनी इनेट एबिलिटी को जज किया। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की और पीटर थियल अपनी किताब 0 to 1 में इसकी बात कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो कहते हैं MVP, वो मोस्ट वैल्यूड प्लेयर कहा जाता है ना जी, बास्केटबॉल में, बेसबॉल। तो वो बेसबॉल में, कहते हाँ हैं जी। नो, देयर इज अनदर
MVP as far as startups are concerned. It's called the minimum viable product. वो एग्जैक्टली यही उनकी फिलॉसफी है. वो कहते हैं भाई साहब छोटा पांडा बनाओ और उसको फेंको मार्केट में और देखो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. ये नहीं कि बैठे हुए हैं पूरा 100 शरार की गज़ल लिख दी फिर वो पिट गई. ये करने की ज़रूरत नहीं है. जिस ऐसे- एक शेर फेंक के देखे ऐसे लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है. बट आई गेट इट. आपकी एबिलिटी, मार्केट के प्रॉब्लम, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. ये तो आपने एक फाउंडेशन बता दी, बिस्मिल्लाह बता दी कैसे करनी है. अब ज़रा बताएं इस वक्त मार्केट में, जैसे हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम बोलेंगे ना यार अच्छा यार तुम रियल एस्टेट में लगा सकते हो, तुम स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो, तुम मनी मार्केट फंड में कर सकते हो, तुम फॉरेक्स में कर सकते हो, तुम कमोडिटीज़ में गोल्ड में कर सकते हो. ये 4-5 एवेन्यूज़ हैं जिसमें काम हो सकता है इस वक्त. और अगले 3-4 सालों में कौन से एवेन्यूज़ हैं जिन पे आपको लग रहा है कि यार दीज आर द एवेन्यूज़ वेयर वी कैन गेट इनटू? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने एसेट्स की बात की और इन्वेस्टिंग की, तो उसमें मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि इंसान ना अपना सबसे बड़ा एसेट खुद होता है. कि हम प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लिया, गाड़ी ले ली. आज पाकिस्तान में तो ये है ना कि गाड़ी की भी कीमत बढ़ जाती है, तो उसको भी एसेट क्लास में हम लोग फिक्स कर देते हैं. इवेंचुअली ये मटेरियल जो चीज़ें हैं इनकी कीमत गिर जाती है. आज नहीं तो कल ये डिप्रिशिएट होगा, कुछ होगा. लेकिन इंसान की जो वैल्यू है ना वो नहीं गिरती अगर उसने अपने आप पे इन्वेस्ट किया हो, अपने आप को बेहतर बनाया हुआ हो. अब स्पीकिंग ऑफ द प्रैक्टिकल के कौन से एवेन्यूज़ हैं, तो जो भी काम जिसने आज शुरू करना है या जो शुरू कर चुका है, एआई के बगैर कुछ नहीं करना. वो बेशक राइटिंग है. अब ये बड़ा शायद काउंटर इंट्यूटिव हो कि भाई राइटिंग तो एआई से करा लें तो फिर राइटिंग क्या करनी है, फिर वो एआई करेगा. लेकिन खैर इसके इस पे ऊपर हम आऊँगा मैं, इंशाल्लाह एआई फर्दर पे तो बात बहुत भी कर डिटेल लेंगे. में आपसे बात करूँगा. तो जो भी आप करेंगे, बेशक वो राइटिंग कर रहे हैं, आप कोई वेबसाइट डेवलपर हैं, आप कोई भी आपके पास डिज़ाइन की भी स्किल है, आपने एआई फर्स्ट लेके चलना है. एआई शुड बी योर इन्वेस्टमेंट. आज के जो मॉडर्न टाइम्स में आगे जो मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है वो प्रोसेसिंग पावर की गेम है. जिसके पास जितना अच्छी प्रोसेसिंग पावर है, जिसके पास जितने ज़्यादा एआई के टोकन्स हैं, जैसे आज हम फेसबुक, यूट्यूब इन चीज़ पे रिलाई करते हैं ना, इनके बगैर हम नहीं रह सकते. बच्चे तो खाना भी नहीं खाते इनके बगैर. मॉडर्न टाइम अगले टाइम्स में आप एआई के बगैर खाना नहीं खा सकेंगे. एआई आपकी एडिक्शन है नहीं. तो जिसके पास जितनी कंप्यूटिंग पावर होगी, जिसके पास जितना एआई की अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसने ज़्यादा एआई फर्स्ट किया होगा चीज़ों को, वो उतना ज़्यादा सेफ रहेगा. सो हम बचपन में जब स्कूल में मजमून लिखते थे मेरा प्यारा दोस्त, तो अब हम मजमून लिखेंगे मेरा प्यारा दोस्त जेमिनाई, मेरा प्यारा दोस्त हाँ. क्लॉड, मेरा प्यारा आई दोस्त हैव मैनी ग्रॉक. फ्रेंड्स. I have many friends. बट एआई इज़ माय बेस्ट फ्रेंड. Yeah, he is my best friend. Yes. Okay, so ये तो आपने बोल दिया. कुछ भी कर रहे हो, एक और फंडामेंटल बात बता दी आपने कि वो जो भी स्किल सेट है उसको इंटीग्रेट कर दें अवेलेबल एआई टूल्स के साथ. चलें अब आगे बढ़ते हैं. अब ज़रा आ जाएं एवेन्यूज़ पे. तो अब इसमें पर्टिकुलरली जो आपके लिए एक ना ट्रजेक्टरी होती है किसी भी इंडिविजुअल की जो एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट करता है. तो जो उसका जो रोड मैप है आपके लिए वो ये है कि आपने पहले शुरू करना है एज अ फ्रीलांसर, जैसे मैंने किया. एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप सर्विसेज ऑफर करें, आप लोगों को हेल्प करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें. लेकिन आपने वहाँ पे रहना नहीं है ज़्यादा देर. इसकी वजह यह है कि अगर आप वहाँ रहते जाएंगे तो आप हमेशा के लिए किसी पे डिपेंडेंट होंगे कि वो आपको काम देगा तो आपका काम चलेगा. आपने फ़ौरन से ट्रांज़िशन करना है. और बाय फ़ौरन से हर बंदे के लिए ये जो टाइम फ्रेम है ये डिफरेंट हो सकता है. कोई जल्दी ट्रांज़िशन कर जाते हैं, कोई ज़्यादा वर्कलोड जल्दी ले सकते हैं, कोई लेट करते हैं. खैर आपने अपने आप को एजेंसी में ट्रांसफॉर्म कर लेना है एज सून एज यू पोटेंशियली कैन. जब आपके पास 3,000-4,000 का रेवेन्यू आ रहा है डॉलर्स का, आपने अपनी टीम, अपने प्रोसेसेस को ऑटोमेट करें, सेल्स के लोग हायर करने लग जाएं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर करने लग जाएं और फुलफिलमेंट को उनके लिए एसओपीज बना लें कि जी अब ये काम आएगा, ये डिलीवर कैसे होगा. जैसे ही आप एजेंसी में इस्टेब्लिश होते हैं, आपने वहाँ पे भी नहीं बैठना, क्योंकि क्लाइंट वर्क वाइल इट इज़ अ वेरी गुड बेस, आपको एक अच्छी मंथली 15,000, 20,000, 30,000 डॉलर्स एजेंसीज कर रही होती हैं. तो आप इस रेवेन्यू पे हैं तो आपने यहाँ कंफर्टेबल नहीं होना, आपने अपने प्रोडक्ट्स पे जाना है. और उस प्रोडक्ट्स में क्या शामिल है, आप अपनी कोई ऑफ़र्स बनाते हैं. अब ये बीच में एलेक्स हॉर्मोजी और ये सारे बहुत मशहूर हैं, यकीनन लोगों ने इनको यूट्यूब पे देखा होगा. ये ऑफ़र्स पे बात करते हैं. ऑफ़र से मुराद होता है कि आप अपनी कोई भी सर्विस या अपना कोई प्रोडक्ट उसको ऐसे पैकेज करें और किसी बंदे को आप सेल करते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि जी ये मैं तुम्हें $10 में दूंगा इस और आपको ये प्रोडक्ट दूंगा, इसके बदले में मैं आपको बोनसेस ये दूंगा. तो ये पूरा एक जो पैकेज बनता है इसको ऑफ़र कहते हैं.
आप अपनी ऑफर्स बनाते हैं। वो ऑफर कुछ भी हो सकती है, मेरे स्किल सेट के बेस पे हो सकता है। मैं अगर कॉपी राइटर हूँ तो मैं ये एक ऑफर लॉन्च कर सकता हूँ कि ई कॉमर्स ब्रांड्स जिन्होंने स्केल करना है, उसको XYZ चीज़ चाहिए, तो वो मैं आपको एक उसके टेम्पलेट्स बेच रहा हूँ मिसाल के तौर पे। इट कैन बी एज सिंपल एज सेलिंग टेम्पलेट्स टू एज कॉम्प्लिकेटेड एज सेलिंग अ कोचिंग फॉर ई कॉम ब्रांड्स, बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट एट कॉपी राइटिंग और द स्किल दैट यूर ऑफरिंग। और बाकी वो ई कॉमर्स ब्रांड ओनर मल्टीपल चीज़ों में तो एक्सपर्ट होगा, लेकिन उस एक कॉपी राइटिंग में नहीं होगा, तो वो परचेज करते हैं। तो जब आप अपने ऑफर्स बनाने लग जाते हैं, अपना ब्रांड को बड़ा करने लग जाते हैं, उस पॉइंट पे फिर आप जो है आप अपने इनकम पोटेंशियल को प्रॉपर हिट करते हैं। और ये एक पूरी ट्रेजेक्ट्री है किसी भी फ्रीलांसर के लिए। ऑसम, ये तो आपने इसको पूरा, मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि फ्रॉम $0 to $1 million तक का गेम हो गया। बेशक। अब वर्टिकल्स पे आ जाते हैं ना, कि जैसे आप का अपना जो मेन कोर बिजनेस एरिया है वो कॉपी राइटिंग, इसके अलावा क्या सर्विसेज बिक रही होती हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, क्या क्या चीजें हैं जिनकी डिमांड है इस वक्त? असेंशली इस टाइम ऑब्वियसली कॉपी राइटिंग हम कर रहे हैं पिछले 8 साल से, दैट इज़ अ सॉलिड थिंग। बिजनेस को उसकी ज़रूरत होती है। ग्राफिक्स, एडिटिंग की, वीडियोस की खास तौर पे आजकल ज़रूरत है। ग्राफिक्स फिर भी कहीं ना एआई संभाल रहा है किसी हद तक, वीडियो नहीं संभाल रहा अभी उस लेवल पे। मे बी फ्यूचर में हो जाए, लेकिन वीडियोस की बहुत हमें ज़रूरत है। हम बार बार एडिटर्स को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जी अब आप आ जाएं, अब आप आ काल जाएं, पड़ा तो हुआ है काम भाई उसकी बहुत एडिटर्स ज़रूरत। का। हाँ। हाँ जी, मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी बिजनेस को मार्केटर्स की ज़रूरत है, और चूंकि मार्केटिंग की ज़रूरत है और कॉपी राइटिंग उसके एक उसकी नीश है या उसके कैटेगरी है, तो उस वजह से भी बहुत अच्छी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल एक नई चीज़ आई हुई है, इसको कहते हैं क्रिएटिव स्ट्रैटेजी। अब क्रिएटिव स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है कि अब फेसबुक ने जो भी रिसेंट अपडेट्स किए हैं, जिसमें अब आपने कोई आप बात करते हैं, फेसबुक का ऐड आपको टारगेट होने लग जाता है। अब ये वाली एल्गोरिदम को उन्होंने और भी एडवांस कर दिया है। फेसबुक चाहता है कि हर बंदा सिंपली ऐड चला सके, चाहे वो बच्चा हो जाए फेसबुक पे ऐड चला ले। तो चूंकि फेसबुक ने ये चाहता है, फेसबुक ने एआई इंटीग्रेट किया है इसमें। अब एआई के इंटीग्रेशन से क्या हुआ है कि वो जो हम पहले सेलेक्ट करते थे ये ऑडियंस को टारगेट करना है इसको, अब वो फेसबुक खुद संभालता है। और फेसबुक को वो गाइडलाइन जो है देने वाली चीज़, वो होती है ऐड का क्रिएटिव। अब वो क्रिएटिव क्या होता है? वो कोई वीडियो ऐड के ऊपर जो लगी हुई वो क्रिएटिव कहलाता है, या उसके ऊपर स्टैटिक इमेज लगी होगी कोई, वो क्रिएटिव होता है। तो अब क्रिएटिव ब्रांड्स को स्केल करने के लिए अब क्रिएटिव ज़्यादा चाहिए। जितने ज़्यादा क्रिएटिव होंगे उतने ज़्यादा लोगों को वो टारगेट करेंगे, उतने ज़्यादा वो स्केल कर सकेंगे। तो ऐसे में अब कॉपी राइटर्स के लिए ट्रांजिशन नई जो बन गई है वो क्रिएटिव स्ट्रैटेजी की बन गई है कि हम आते हैं बिजनेसेस में, उनके बिजनेसेस में चेक करते हैं कि विनिंग एड्स कौन से हैं पहले, उसको हम उसकी मुख्तलिफ इटरेशंस बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्में बनाते हैं, सक्सेसफुल ब्रांड्स को देखते हैं उनके लिए क्या चल रहा है, और वो उनको हम उसकी स्क्रिप्ट लिख देते हैं या उसका डिज़ाइन का मशवरा दे देते हैं, और डिज़ाइन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके हम ये सारा काम करवा लेते हैं। और ऐड अकाउंट को भी ज़रा झांक के देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है, ओवरव्यू किया तक कि भाई सॉफ्ट मैट्रिक्स क्या है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने रोक लिया स्क्रॉल करते हुए। तो ये, इसके अलावा फिर हार्ड कोर स्किल्स ऑब्वियसली हैं। एआई इंजीनियरिंग का आजकल बहुत स्कोप है कि आप एआई इंजीनियरिंग को कि उसको किसी ना किसी प्रॉब्लम से जोड़ लें, कि जिस तरह मार्केटर्स को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है एआई की, ऑटोमेट करने की, प्रोडक्टिविटी की। तो ऐसे में अगर एआई इंजीनियर है वो मार्केटर्स को के लिए कोई प्रोडक्ट बना ले, दैट इज़ अ गुड थिंग। इसी तरह से कोई वो डेवलपर है, वो कोई अपना, अब तो वाइब कोडिंग से मैंने भी उस दिन अपने लिए, मैं कोई बहुत नॉन टेक्निकल इंसान हूँ, और मैंने भी वाइब कोडिंग करके अपने लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेंस के लिए हम लोगों ने ऑफिस के लिए बना लिया कि अभी हमने सारी वहाँ पे ऐड करनी है चीज़ें, और हमें सारे प्रोजेक्शंस हर चीज़ पता चल रही है। तो ये आप अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे लोग, और वो या तो आप इस मार्केटिंग के रास्ते से, कॉपी राइटिंग के रास्ते से जा सकते हैं, या एआई के रास्ते से जा सकते हैं। एआई एनकम्पसेस एवरी स्किल दैट इज़ आउट देयर। अच्छा, एक स्टेप अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, आप हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आया, मैंने सोचा मैं पूछ लूं आपसे। यार, जी। मेरे जहन में एक बहुत सवाल हमेशा से रहा है। कुछ लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म है, लेकिन मेरे में सिर्फ सवाल है। मुझे ये जो फ्रीलांसर गिग इकोनॉमी है, इससे एक सवाल है। वो सवाल ये है शहजाद, कि आप को जो जो क्लाइंट होता है एक फ्रीलांसर को, उसकी उस स्किल के लिए पैसे देता है जो उसे आती है, राइट? दिस फंडामेंटली डिसइंसेंटिवाइजेज लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि वो चोक हो रहा है वही काम करते हुए जो उसे आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को ग्राफिक्स बनाता है, वो फॉर एग्जाम्पल चलें, ग्राफिक्स कोई भी एक काम आता है यार, XYZ, वो उस काम के उसको $100 मिलते हैं। अब उसको पैसे कमाने के लिए वो काम ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, तो वो 24 घंटे में वही वो 12 वो काम करता है, 13 करता है, 1 घंटा लगता है उसको, तो वो चोक हो गया। लेकिन अब उसको
जब सीखना है तो ये फ्रीलांसर्स जो पूरा इकोनॉमी और सिस्टम है, ये तो कैसे कैसे सीखते हैं फिर लोग उसमें? जी, ये बहुत ट्रिकी है, मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, तो मेरा फ़ोकस था अभी काम आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करें, हाँ, काम डॉलर करें। कटो। हाँ, इतना काम किया कि एक दिन में 8-8, 9-9 प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे होते थे। ये प्री एआई एरा की बात है कि खुद टाइपिंग करके काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी हुआ था कि हम पैनिक अटैक्स में भी उठते थे कि भाई मैं उठा हूँ, परेशान हालत है, अभी 8 प्रोजेक्ट जमा कराने हैं, घर वालों को वादा किया हुआ है, कहीं सफ़र भी करना है। तो ऐसे में ये जब सारा इस स्पाइरल में आप रहते हो, आप बार-बार काम करते रहते हो, यूजुअली लोग ना एक टाइम के बाद बोर हो जाते हैं। फ्रीलांसर्स वो कहते हैं कि यार ये तो नहीं हो रहा, या वो जब एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने लग जाते हैं ना कंसिस्टेंटली एवरी मंथ, तो उनमें थोड़ा ज़रा मिस्टर एटीट्यूड भी आ जाता है। कहते हैं मैं तो बड़ा फ्रीलांसर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लाइंट मुझे ये बात करने की? तो थोड़ा-सा मैंने ये गलती भी की थी कि जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इनकम बहुत ज़्यादा हो गई थी उसमें, तो मैंने फिर फ़ॉरेन कोचेज़ हायर करने शुरू कर दिए कि जी वो फ़लाँ गुरु कोई इधर बैठा है आयरलैंड में, कोई कहाँ। वो मुझे कहते थे शहज़ाद व्हाई आर यू वर्किंग ऑन फाइवर? यू आर अ एक्सपीरियंस्ड कॉपीराइटर बाय नाउ, इतना आपका तजुर्बा है, तुम फाइवर पे क्यों? उनके लिए तो ये बुरी चीज़ है ना, अपवर्क पे काम करना, ये तो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये तो मिल्स हैं। और ये आपके तो पैसे भी हमने उनकी लेते हैं, बात सुननी। खाते भी हैं, आपका कमीशन भी हाँ लेते जी। हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इनसे इनकी बात सुननी शुरू कर दी और थोड़ा ज़रा क्लाइंट्स को आँखें दिखानी शुरू कर दी। तो फिर ये होता है कि या तो प्लेटफ़ॉर्म आके पाँव से ज़मीन खींच लेता है, या आप अपने पाँव से खुद ज़मीन खींच लेते हैं कि यार बस अब ये नहीं करना। तो फिर आप अपना टाइम फ्री अप करते हैं और फिर यू इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स स्किल्स। अब ये तो वो एस्पेक्ट था कि मैंने चीज़ें सीख लीं, अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी, मैंने चीज़ें सीख लीं। ऐसे भी मेरे सामने केसेस आते हैं जो नहीं सीखते। इवन हम लोगों के पास भी ऐसे लोग मैंने फ़र्स्ट हैंड देखे हैं जो 2 साल से हमारे पास रहे, काम करते रहे, कुछ सीखा नहीं। जब बारी आई कि यार ये अब तुम ये काम कर लोगे, 2 साल तो तुम्हें हो गए, नहीं जी मैंने तो ये सीखा ही नहीं कभी। तो इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान वो स्टक इस वजह से रहते हैं, वो अपने ऊपर वो कभी पैसे नहीं लगाते। पैसे ना भी लगाओ, ऑनलाइन आजकल चीज़ें हैं, आप यूट्यूब से सीख लें, आप अपने आप को आगे से आगे लेके जाते रहना चाहिए। और यूजुअली वो अपने आप को जिस तरह से वो मिसाल है कि अगर जब समंदर में तूफ़ान आता है, तो जो मछेरा है, वो अपने साहिल समंदर पे बैठ के उसको जो उसका जाल है, उसके ऊपर वर्किंग करता है। वो उसको मज़बूत बनाता रहता है। तो ये लोग जो हैं जब तूफ़ान होता है, जब क्लाइंट नहीं होते, तब भी ये कुछ नहीं कर रहे होते अनफॉर्चुनेटली, और जब वो मार्केट में होते हैं, क्लाइंट पकड़ रहे हैं, तब भी इनके पास कुशन नहीं होता। तो यहाँ से फिर आपने प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करनी होती हैं कि आपने कहाँ जाना है और चीज़ों को कैसे लेके चलना है। Extremely important point you've just made. I think it is an extremely important point for all the people who are doing freelancing. कि nothing fails like success. आप एक काम कर रहे हैं और वो चलता जा रहा है, तो आप थोड़ा सा रुकें कि भाईजान इसकी प्राइस क्या क्या हो है, रहा है? इस सक्सेस की प्राइस जी। क्या है। और एक बहुत बड़ी प्राइस इस तरह की कंटिन्यूड सक्सेस की होती है लैक ऑफ लर्निंग। यू लर्न नथिंग बाय विनिंग, राइट? आप जीत के क्या सीखते हैं? आदमी पार्टी करता है, गाड़ी खरीद लेता है, जी, डॉलर से है, ट्रिप पे चला जाता है, मूव्स ऑन। बेशक। जब मार पड़ती है, जब रगड़ा लगता है, तो इंसान फिर इनोवेटिव होता है, सोचता है, सीखने की कोशिश करता है, लोगों से बात करता है। तो अल्लाह ना करे आपको कभी मार पड़े और रगड़ा लगना पड़े, लेकिन ये अभी शहजाद ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अपने जो भी डेली स्केड्यूल है उसमें से कुछ वक्त ज़रूर निकालें R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर योर ओन स्किल सेट। और वरना स्पेशली शहजाद मैं आपसे जानना चाहूँगा, आई टेक यू बैक टू AI। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, खबर आई, ओरेकल बहुत बड़ी कंपनी, 30,000 लोगों को उसने ओवरनाइट सुबह 6 बजे एक ईमेल भेजी और घर भेज दिया। 30,000 लोगों को। जी। AI is disrupting life like nothing else. अच्छा, अब मसला ये है, और आपका गम होगा ये, कि पाकिस्तान की सड़कों, गलियों और ढाबों में जब आप निकल रहे होंगे तो शायद आपको लग रहा होगा कि यार चलो अल्लाह का शुक्र है हम इतने बुरी तरह अफेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारा तो कोई काम ऐसे हो ही नहीं रहा। लेकिन जी। इसकी एक फ्लिप साइड ये है कि आप जैसे लोग, जो लोग इंटरनेट इकोनॉमी और डॉलर्स में काम कर रहे हैं, वो तो इंटरनेशनल इकोनॉमी का हिस्सा है। तो वहाँ तो AI डिसरप्ट कर रही है ना। तो अगर ये कितना बड़ा खतरा है एक फ्रीलांसर के लिए कि हो सकता है वो काम पिछले 2 सालों से बहुत कामयाबी से कर रहा हो और अचानक क्लॉड की कोई अपडेट आए और वो काम खत्म। बिल्कुल ऐसा हुआ, मैंने फ़र्स्ट हैंड देखा है ये, कि ये भी होता है कि हम किसी को ऑनबोर्ड किया कि यार तुमने ये पर्टिकुलर काम करना है मैनुअली। अगले दिन क्लाउड ने कोवर्क लॉन्च कर दिया, अब वो काम 15 मिनट में कोवर्क कर रहा है, और लिटरली मेरी आँखों के सामने ये हुआ है, और मतलब यूँ समझे मेरे साथ ही हुआ है, ठीक है? तो ये बड़ा यूनिक क्या सिचुएशन किया है। आपने फिर? अब इसके हाँ, वह क्या किया, अल्लाह की मर्ज़ी, अब तो हो गया ऑनबोर्ड।
कुछ कुछ जाने तो नहीं दे नहीं, but सकते। that's another question. तो नहीं, रुक कहीं जाए, और रुक जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, नहीं, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा इस तरह। यार ये एक और जी, मसला है। What would a Silicon Valley company do? वो तो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। फारिग कर देंगे ना। हम लोगों के यहाँ लोग जी। फायर नहीं होते। मैं बड़ा अनपॉपुलर, पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहा हूँ। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, यार अब तो हो गया, अब तो रखते हैं, अब क्या करें? डज दैट मेक जी। बिजनेस सेंस? बिजनेस सेंस नहीं बनती है, लेकिन पीपल सेंस बनती है, क्योंकि हम लोगों का ना उन लोगों से डिफरेंट तरीक़ाकार है ज़िंदगी में जीने का। कि मिसाल के तौर पे मुझे कोई पर्सनल इशू होगा ना, तो मेरी टीम मुझे हेल्प करने आ जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ें भी फिर हम एडवांटेजेस ले रहे हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो कहेंगे ब्रो आई एम 5 इट्स 5 पीएम आई एम नॉट अवेलेबल एनीमोर, लेकिन ये 7 पीएम पे भी मेरी चीज़ की परवाह करेंगे, मेरा ख्याल करेंगे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी स्टिक विद थिंग्स। फिर यहाँ पे और चीज़ें भी कॉन्वोल्यूटेड होती हैं कि कोई आपसे दोस्त अच्छा हो जाएगा, किसी से आपकी बात अच्छी हो जाएगी, कोई आपको किसी बंदे की समझ ज़्यादा आती होगी, कोई आपको सैनिटी चेक ज़्यादा देता होगा ज़िंदगी में, तो और से बहुत सारे। लेकिन हाँ, आई अंडरस्टैंड कि बड़े मे बी एट अ बिगर स्केल वो कंपनीज नहीं रुकती हैं, और इसी के ऊपर ही 200 मिलियन जॉब्स ने अफेक्ट होना है एआई से। हाँ, ये मतलब आपके अगर पाकिस्तान में 10-15 एम्प्लॉइज हैं तो शायद आप ये कर सकते हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन जहां हाँ, आपके एम्प्लॉइज हाँ, 100 से ज्यादा होंगे, वहां आपकी ये पर्सनल रिलेशनशिप बिल्कुल। नहीं होंगी। बेशक ऐसे ही है, वहाँ पे सीईओ को तो पता भी नहीं होता ना भी कौन है, कौन नहीं है, वो तो एचआर हैंडल कर रहा है सारा कुछ। तो इस वजह से भी हम, चूँकि एक टाइटली नेट सर्कल है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसको ऐसे स्केल कर सकें। अब ये सर जो 200 जॉब्स ने अफेक्ट होना है, ये 200 मिलियन जॉब्स ने अफेक्ट होना है एआई से बाय आई गेस 2030। शायद मैकेंजी की रिपोर्ट, आई एम नॉट फुली श्योर कि वो किसकी थी। तो ऐसे में ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट सब पे आएगा। फ्रीलांसिंग इकॉनमी पे भी आया है, बड़ी एजेंसीज़ पे भी आया है, जो बहुत बड़ी एजेंसीज़ हैं जो टेक का काम कर रहे हैं, जो हार्डकोर डेवलपमेंट का, वो इस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। वो परेशान हैं, उनको नहीं, उन जिन्होंने 10-10 बिज़नेस डेवलपर बिठाए हुए हैं, 600 कोडर बिठाए हुए हैं, उनके जो क्लाइंट के जो टिकट साइज़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रहे हैं बहुत जल्दी। एट द सेम टाइम मेरा अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप जो ये प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन है ये रिप्लेस नहीं होंगे। आई थिंक ये भी होंगे। उसकी वजह ये है कि कल को यू नेवर नो 3D प्रिंटिंग होने लग जाती है घरों की, क्या-क्या कुछ होने लग जाता है। तो आई एम नॉट श्योर कि इनका भी कुछ होगा। और फिर मुझे ना ये 77,000 तकरीबन, उस दिन मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, 77,000 पीपल ऐसे हैं जो दुनिया में जो क्लाउड कोड यूज़ कर रहे हैं। मे बी ज़्यादा होंगे, या वो मैंने कुछ स्टैट पढ़ा होगा, शायद पाकिस्तान से फिक्स होगा। बाकी क्या कर रहे हैं? मुझे तो अफ़सोस भी होता है, तरस भी आता है कि क्या होगा? हम लोग तो चलो अल्लाह ने हमें कोई फ्रंट पे बिठाए हुए, हम देख रहे हैं भी सामने क्या हो रहा है। अमेरिका में भी नज़र है, पाकिस्तान में भी है। शायद ये वाले लोग कुछ सस्टेन कर जाएँगे। मुझे एक आम बंदे का होता है कि ये क्या करेगा? जब जो अभी सिर्फ़ चैट जीपीटी, उसको तो पता ही नहीं है कोवर्क क्या करता है। उसको पता ही नहीं है कि जब आप कोडिंग से कोई भी टूल बना लो, वो इनको बेच भी लो, इनको तो नहीं पता चलेगा। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जॉब में हैं, आप जहाँ भी हैं, एटलीस्ट इन चीज़ों को एक्सप्लोर करें, इनसे दोस्ती करें, इनसे डरें नहीं। एजेंट्स आ गए हैं सर, अब तो पूरे एजेंट आएगा, वो हर चीज़ आपकी पूरी मैनेज कर देगा फ्रॉम ए टू ज़ी। तो इट इज़ अब हाई टाइम के लोगों को जब इस आप पे सड़क पे स्टेप अप निकलते हैं करना पड़ेगा। शहजाद, आप इस्लामाबाद की गलियों में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाय के ढाबों पे जाते हैं, क्या सेंस मिलता है आपको? सेंस ये मिलता है कि लोगों को ऐसा फँसाया गया है बेसिक्स में कि उनको पता ही नहीं है कि ऊपर क्या बला बैठी है। दे आर सो वरिड अबाउट, यार बिजली बढ़ गई, ओह पेट्रोल बढ़ गया, वो बेचारा क्या सोचेगा? वो रोटी का सोचेगा अगले टाइम भी। और ये भी एक बड़ा मतलब फ्रीलांसिंग और इस सब चीज़ में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक चीज़ मैंने जो सबसे पहली नोट की थी, वो ये चीज़ थी कि आप इन चीज़ों से ना बेफ़िक्र हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको मैटर नहीं कर रहा होता कि यार क्या चीज़ क्या है, रेट बढ़ गया, कम हो गया, क्योंकि अल्लाह ने आपको सँभाला हुआ। और वो चीज़ आपने फिर कैरी फॉरवर्ड भी करनी है, कोशिश करके अगले लोगों तक जितना हेल्प कर सकें, लोगों को सपोर्ट कर सकें, करें। फिर इस तरह की सर ये जो था ना कि भई वो क्या कहते हैं, आपने फायर नहीं करना या प्यार मोहब्बत करनी है, वो भी चीज़ें इसमें शामिल आती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि यार चलो चलता रहे काम, बिस्मिल्लाह होता रहे। और जो आम बंदा है उस बेचारे को तो दे हैव नो आइडिया व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर देम। कोई एक अपडेट आएगी, ये बड़ी कंपनीज़ तो नहीं परवाह करती। युval नोह हरारी, राइटर, बहुत एक्लेम्ड जी। मशहूर राइटर हैं। उनकी किताब थी, 4-5 साल पहले आई थी, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। मैंने वो किताब जब पढ़ी थी उस वक़्त एआई नहीं आया था। और मुझे उसमें एक जुमला उनका बड़ा ना, वो कहते हैं ना कि खौफ़नाक जुमला उसने कहा था। उसने कहा था कि 4 या 4 सीज़ की उसने बात की। उसने बोला क्रिएटिविटी, कंपैशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उसने बोला इसके अलावा कोई सिलेबस काम का नहीं है। कोई किताब, कोई तालीम, कोई चीज़ काम की नहीं है।
और दूसरा उसने बोला कि एवरी टाइम द वर्ल्ड चेंजेस द वे इट मेक्स मनी, तो एक बहुत सारी कौमें होती हैं जो गुलाम बन जाती हैं। मतलब जैसे आप देखें, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो कॉलोनाइजेशन की वेव आई ना। ये पोर्टुगीज, ये यूरोपियंस ने दुनिया भर में कॉलोनीज बनाई। जिन लोगों ने जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कैच नहीं किया, मशीनों पे नहीं आए, वो सब गुलाम बन गए। अफ्रीकन, एशियंस, जो ज़्यादा तमद्दुन वाली जगहें थी, बाय द वे, ये जगहें पहले डेवलप्ड थी ज़्यादा उनसे, लेकिन एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आया जिसको, उस गाड़ी को हमने मिस किया, बस को, और उसके नतीजे में अगले 500 साल की गुलामी हमारा मुकद्दर बन गई। ठीक है? तो उसने बोला कि लेकिन अब ये जो रेवोल्यूशन आने वाला है, अब जो रेवोल्यूशन आएगा, उसके बाद ये डेवलप्ड नेशंस, आपको कुछ कौमें होंगी वो एक्सप्लॉइटेशन के भी काबिल नहीं होंगी, वो इररेलेवेंट हो जाएंगी। मतलब आप कबाड़ खाने में चले जाएंगे तारीख के और दुनिया के। खौफ आता है कभी ये सोच के? खौफ आता है, और अब यही चीज़ हम देखते भी हैं ग्राउंड पे, ग्रास रूट लेवल पे, कि दे हैव नो, आई एम सॉरी, दे हैव नो आइडिया व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और कोशिश करते हैं हम अपना रोल प्ले करें, लोगों को अवेयर करें, बताएं, फिर ज़ाहिर है कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वो बात है ना कि अपना काम करते रहना है, एब्सोल्युटली, और इस अपना काम काम नहीं रुकना करते रहना चाहिए। है, और अपना जी काम, दैट टेक्स अस बैक टू, आई थिंक, इस खौफनाक बात से मुझे, मेरे अंदर तो एक मोटिवेशन पैदा हुई है कि हम थोड़ा लोगों को हेल्प एंड गाइड कर सकें अबाउट व्हाट टू डू। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स गो इनटू द डिटेल। आपने डिसाइड कर लिया, वर्टिकल्स पे बात हो गई, बेसिक्स पे बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा बताएं कि प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं जिन पे काम हो सकता है, क्या काम हो सकता है, आपने बता दिया, और फिर उस पे धंधा पकड़ना कैसे है, बहुत सीधी बात। हाउ डू यू जी कैच योर क्लाइंट, हाउ डू यू ब्रिंग वैल्यू, हाउ डू यू बिकम वैल्यूएबल ऑन दीज इन दिस इकोनॉमी, प्लीज। सबसे पहली चीज़ इसमें ये जहन में रखनी है कि आपने डाइवर्सिफाइड होना है। अब वो डाइवर्सिफाइड होना है कि एक चीज़ के ऊपर फिक्सेट नहीं होना। अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा हुआ है, आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ से आना है, किस वेबसाइट से आना है, वो किसी वेबसाइट से भी आ सकता है। तो अगर आप एक जगह अपने आप को फिक्सेट करके अपने आप को उस पिलर से बांध लेंगे, तो आप अपने आप को अपनी लिमिट्स लगा देंगे अपने पे, जिसकी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें आज़ाद बनाया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हम जहाँ से मर्ज़ी, अल्लाह हमारे रिस्क कहीं से भी आ जाएगा। तो ये पहली चीज़ इस्टेब्लिश होने के बाद, अब यूजुअली व्हाट आई डू इज़ आई टॉक अबाउट 7 डिफरेंट वेज ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन। मेरी अपने जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ भी और ओवरऑल भी। सबसे पहले, और आपने मिक्स बनाना होता है चीज़ों का, कि लो हैंगिंग और हाई हैंगिंग हर तरह के क्लाइंट आपके पास हों। आप जाएंगे सबसे पहले फाइवर, अपवर्क पे। ये वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे उसको क्लाइंट चाहिए है, क्लाइंट को सॉरी फ्रीलांसर चाहिए है, दे हैव एन एक्टिव पेन दे नीड टू, उससे उनको निजात चाहिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट या जल्दी काम मिल सकता है। इसके साथ साथ आपने लिंक्डइन पे भी, लिंक्डइन पे आप अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। लिंक्डइन पे आप लोगों को आउटरीच भी कर सकते हैं। अब वो एक आउटरीच की मैं थोड़ी सी इसमें डिटेल बताता चलूँ कि आउटरीच जो है रेगुलर तरह से नहीं करनी। रेगुलर तरह की आउटरीच होती है, हे हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई कनेक्शन रिक्वेस्ट, लॉन्ग टाइम नो सी, प्लीज़ हायर मी। ऐसे नहीं करना। बी योर सेल्फ। अब मैं, आई बी माई सेल्फ एंड आई टाइप, मैं लिंक्डइन पे ऐसे ऐसे मैसेज भेजता हूँ कि कोई नॉर्मल बंदा पकड़ के कितने अनप्रोफेशनल होता हूँ, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह में जवाब आते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज होते हैं। तो आपने एक तो उस पर पोस्ट भी करना है ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपने कमेंट्स भी करने हैं लोगों पे जाके, रेलेवेंट लोगों पे जाके, ताकि वो आपकी प्रोफाइल देखें, और फिर आपने डीएम भी करना है, उनको इनबॉक्स भी करना है। ये हो गया लिंक्डइन। सर फिर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान सो रहा है, प्लीज़ जाग जाएँ, वो है एक्स या ट्विटर। यूजुअली हमारे पाकिस्तान में ट्विटर पे क्या हो रहा होता है, एक्स पे पॉलिटिकल डिबेट्स, ट्रेंड्स, इस चीज़ से बिल्कुल अपने आप को हम किनार कर लें, इतना दूर हो जाएं कि मेरी तरफ से किसी भी पाकिस्तानी भाई बहन को अपने ट्विटर में ऐड ना करें, ना उन पे कमेंट करें, ना उनसे बात करें। सिर्फ फॉरेन मार्केट में जाएं, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा मेन नेटिव प्लेटफॉर्म है ट्विटर। वो इसको यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। आपको वहाँ से ऐसे ऐसे क्लाइंट, ऐसे ऐसे एवेन्यूज़, ऐसे ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो कहीं दुनिया में किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं और मिलेंगी, फ्री है। क्योंकि ये सब बैठे ही वहाँ पे, और फ्री है। और इसका आप ज़ाहिर है उसको आप प्रोफेशनली लेते हैं तो उसकी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो 2000 रुपये की है महीने की। ट्विटर पे प्लीज़ जाएँ, अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं। ट्विटर पे मैंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया। मैं सुबह उठता था तो किसी ब्रांड ने मीटिंग बुक की होती थी मेरे बगैर कुछ कहे, और जब मीटिंग में जाता था तो पता लगता था जी $7 लाख का रेवेन्यू है एनुअल। कोई कहता था जी हमारा इतने $1 मिलियन का रेवेन्यू है। एक लड़का सा था, बेरली 20 साल का होगा, $4 लाख पर मंथ का उसका रेवेन्यू था, Wow. वाटर बॉटल्स बेच के।
वो मुझे एज़ अ मतलब ईमेल्स अपने इनके लिए हायर करने आया था। तो ये बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऊपर जाना चाहिए। एट द सेम टाइम एक आधा और फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म भी ऐड कर लें। इट कैन बी freelancer.com, आजकल वो थोड़ा स्पैम्ड हो चुका है, या पीपल पर आवर, ये भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये थोड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ऑक्सीजन थोड़ी बहुत मिल जाएगी। अब ये तो हो गया आपकी ये प्लेटफ़ॉर्म्स, फिर आता है ईमेल्स आउटरीच करना, कोल्ड ईमेल्स भेजना लोगों को। अब कोल्ड ईमेल्स भी भेजी जाती हैं 2 तरह से। एक तो होता है कि आप एक मैसेज बनाएँ और वो मैस लेवल पे दिन में 1000 बंदे को भेजें। एक तो ये तरीका है, ये भी वर्क करता है लोगों के लिए। मुझे तो ये कोई ख़ास पसंद नहीं है। दूसरा तरीका है पर्सनलाइज़्ड डीएम्स, पर्सनलाइज़्ड आउटरीच, कि आप एक बंदे के बिज़नेस को ऑब्ज़र्व करते हैं और उसको उसका प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उसको फिर आप अप्रोच करते हैं, यार ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये देखो मैंने, या तो आपके पास टाइम है आप पहले सॉल्व कर दें उसके लिए कि ये देखो मैंने सॉल्व कर दिया, अब बताओ क्या करना है। या फिर आप उसको एटलीस्ट पॉइंट आउट कर सकते हैं, वहाँ से आपके लिए कोई ना कोई बात बन सकती है। और इसके अलावा जो है कि आप कुछ प्राइवेट, अब 3 मैं ऐसी चीज़ें बताने लगा हूँ जो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फ्रीलांसर्स नहीं कर रहे। ठीक है। पहली चीज़ होती है प्राइवेट स्लैक कम्युनिटीज़। बहुत सारे बिज़नेसेस ने अपनी प्राइवेट कम्युनिटीज़ बनाई होती हैं। बहुत सारे ब्रांड्स ने, जिस तरह कोई सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई एक है, वो ई-कॉमर्स की कम्युनिटी है। उसमें ब्रांड्स वाले भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं, वहाँ से जॉब्स आती हैं। फिर एक होता है प्राइवेट टैलेंट नेटवर्क्स। कुछ गुरु होते हैं इंडस्ट्री में जिनके स्टूडेंट्स को सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्विसेज हमेशा चाहिए होती हैं, कि अगर एक ई-कॉमर्स का गुरु है, उसके जो स्टूडेंट हैं जो ई-कॉमर्स सीख रहे हैं, उनको ईमेल की सर्विस चाहिए, डिज़ाइन की सर्विस चाहिए, कॉपीराइटिंग की चाहिए। आप अगर इनके प्राइवेट टैलेंट नेटवर्क में आ जाएँ, कि जब भी कोई इनका शागिर्द इनसे कहे कि सर मुझे कॉपीराइटर चाहिए, तो ये कहें यार शहज़ाद तुम इधर चले जाओ। ये लोगों को इन टैलेंट नेटवर्क के बारे में नहीं पता था। ये इसके कहाँ लिए है? आपको लेकिन इन I'm लोगों सॉरी को मैं आपको गुरुज़। रोक रहा हूँ। ये जो आप जो 3 चीज़ें बता रहे हैं, पहली और ये दूसरी जी। आपने बताई, ये कहाँ हैं? ये ये मौजूद है नज़र रखनी है आपने क मार्केट में। अच्छा। आपने गुरुज़ को फ़ॉलो करना है, इनको देखना है ये क्या पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनकी कोई कम्युनिटी है, इनका कोई ग्रुप है, इन्होंने कोई पोस्ट की है जॉब, आपने बस थोड़े विजिलेंट रहना है। ओके। जैसे ही अपॉर्च्युनिटी आई, ये आपने, अब इसकी बेस पे मेरी बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं, डेवी फोगेटरी है, वो एक द उडी उनका ब्रांड है, ऑस्ट्रेलियन है, बहुत बड़ा, शार्क टैंक में भी है। मेरी उससे, मैं पाकिस्तान में मुल्तान में बैठा हूँ, मेरी उससे बात हो रही है ट्विटर पे। मतलब और क्या आपको, Awesome. और क्या Awesome. This आपको is what इस internet दुनिया में was made to पोटेंशियल do. अपॉर्च्युनिटीज़। This is what हाँ, internet was made to do. It is incredible. बिल्कुल, बिल्कुल। और तीसरी चीज़ जो ज़हन में हमने रखनी है, वो ये है कि आपने इनके जो स्लैक ग्रुप्स हो गए, फिर एट द सेम टाइम फिर जो कुछ ना कोचेज़ होते हैं, उनके छोटे टिकट प्रोडक्ट होते हैं। कोई कोच होगा, वो $27 का कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा और कोचेज़ के लिए या किसी के लिए। आप उसमें पे करके उसको $27 या $19 या 17, जितने का भी लो टिकट ऑफ़र, उसके प्राइवेट फ़ेसबुक ग्रुप में चले जाते हैं। उधर उसके और स्टूडेंट्स या और क्लाइंट्स भी होते हैं। अब उनको किसी को तो कभी आपकी सर्विस चाहिए होगी। आप वहाँ पे बैठें, एक्टिव हों, उनसे एंगेज करें। ये हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन वंस दे वर्क इट इज़, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आम फ्रीलांसर के लिए बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर और अनफोर्सीन है। और इसमें मिसेस कम है, हिट्स ज़्यादा होंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ हाँ, जाएगी। घुसना मुश्किल है, बिल्कुल, बैरियर टू एंट्री हाई है, लेकिन वंस यू गेट इन, यू स्कोर मोर। बेशक। और इसमें ज़ाहिर है फिर वो और फ्रीलांसर्स भी नहीं होते, सिर्फ़ आप होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 फ्रीलांसर होंगे। और फिर ये भी चीज़ ज़रूरी है कि बैरियर और जो बार है ना, स्टैंडर्ड इतना लो है कि अगर हमें 100 सीवीज़ आती हैं, उनमें से 80 सीवीज़ जो होती हैं, उनको तो पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। जो 20 सीवीज़ बचती हैं, उनमें से 10 लोगों को तो इश्यू होता है, उनको को इश्यू हो, किसी को एटीट्यूड प्रॉब्लम होगा, कोई कहेगा मुझे तुम पहले ईमेल करो फिर मैं तुम्हें सीवी भेजूँगा। ऐसे भी लोग आते हैं, ईमेल करके मैं बता रहे हैं। फिर किसी को टाइम का कंस्ट्रेंट होगा, किसी को क्या होगा, करा के 10 लोग बचेंगे, जिनमें से 5 जो हैं वो, जब आप उनसे जब सैंपल करवाते हैं, उनसे अगले ट्रायल फेज़ में जाते हैं, तो उनमें से पता लगता है एक आधा बंदा ही काम का है। तो बार इतना लो है कि इफ़ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, अगर आपकी नीयत साफ़ है, मेहनत से काम करें, तो गुड थिंग्स विल हैपन फॉर यू इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने बात बहुत, ये मुझे, इट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग दैट हैपेंड टू मी अर्लियर इन माय करियर। मैं कुछ अपने साथ इर्द-गिर्द के लोगों से परेशान था और जो मेरे ऊपर मैनेजमेंट थी उससे मैं परेशान था। तो हमारा एक उस ज़माने में गोरा ट्रेनर था। तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड में खड़ा हुआ था कहीं। मैंने कहा यार क्या हो रहा है यहाँ पे, देखें रॉब बेनन नाम था उनका। मैंने कहा रॉब देखें यहाँ क्या हो रहा है, ये अजीब ब्यूरोक्रेसी बनाई हुई है, काम नहीं कर रहे ये सब। तो उसने मुझे बड़े मज़े की बात बोली। उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला, मलिक
तुम्हें काम आता है? मैंने बोला हाँ यार मुझे आता है। कह रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? कह रहा है कि सही बात। तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को काम नहीं आता और तुम्हें आता है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मूव अप रियली फास्ट। सो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो चूंकि आसपास बहुत कोई तगड़ा कंपटीशन नहीं है जिससे लड़ना है आपको, इतना इतना पस्त है स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी का और क्वालिटी का कि अगर आप उधर भी नहीं कर पा रहे तो, और लेकिन अगर आप उधर भी नहीं कर पा रहे तो ये बहुत ही खौफनाक बात है। चले, बेशक। तो ये आपने क्लाइंट एक्विजिशन की बात कर ली। एक चीज जो मैं बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ यार, और चूंकि आई रन अ स्मॉल कंपनी एज वेल, आप भी चलाते हैं, एक बहुत बड़ा मसला होता है ना हर सीईओ को, अब तो हर एक के साथ ये है कि बैंडविड्थ की कमी है उसके पास। अ, आप जब ऐसे किसी आदमी को अप्रोच करते हैं या उसके साथ आपको इंटरव्यू का मौका भी मिल जाता है, चले आप ऑनलाइन इंटरव्यू कर लें या पर्सनल इंटरव्यू कर लें, सो मैनी पीपल जस्ट टैंक, वो इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं, इतने अनप्रिपेयर्ड आते हैं। हाउ व्हाट आर सम ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स पीपल मेक ड्यूरिंग देयर फर्स्ट एनकाउंटर्स विद द क्लाइंट? क्या गलतियां कर रहे होते हैं कि यार। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया थे, ओवर थिंक इट अलॉट। अच्छा। मैंने भी ये किया था अच्छा। कि अब मेरे क्लाइंट से मीटिंग थी, अब मैं जी हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, 15 मिनट दाढ़ी सही कर रहा हूँ, और जब मीटिंग में गया तो कैमरा ही ऑफ था। ठीक है। वो 15 मिनट मुझे लगाने चाहिए थे कि भाई मैं कोई क्लाइंट के ऊपर रिसर्च कर लेता। तो पहली चीज़ है कि इसको इस तरह से ज़्यादा इस चीज़ों पे ओवर थिंक ना करें। अगर कैमरा ऑन भी कर रहे हैं उसने, तो आप थोड़ा डिसेंट बैकग्राउंड हो तो थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा ज़रा अपने जो सैम्पल्स और आपके जो टेस्टिमोनियल्स हैं उनको ना एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख लें। जब ये दो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड आपके पास हों तो आप उसको ईजिली कभी स्क्रीन शेयर करनी पड़ जाती है, कुछ दिखाना पड़ जाता है, तो आप कॉन्फिडेंट हो। तीसरा ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपने मीटिंग में एक स्ट्रक्चर के साथ जाना है। मीटिंग को कभी भी ये सोच के नहीं जाना कि कुछ भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि क्लाइंट आपको घुमा भी सकता है बहुत ज़्यादा। तो आपने कोशिश करनी है कि एंटी घुमाऊ अप्रोच हो आपकी, और आपके पास एक स्ट्रक्चर लेड आउट हो फॉर द मीटिंग, और आप उसको ईजिली कर सकें, उसको स्ट्रक्चर वाइज ले सकें। फिर जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा डेप्थ में अपनी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते। वो सरसरी सी बात करेंगे, डेप्थ में बात नहीं करेंगे। जब क्लाइंट मशवरा मांगेगा तो वहाँ पे फंबल कर जाएंगे। अगर मशवरा नहीं भी मांगता, क्लाइंट कहते हैं यार इसको क्या करना है, तो वो दे होल्ड बैक। वो पूरा मशवरा नहीं देते जो देना चाहिए। क्यों? मशवरा भी अमानत है ना। अब जिस तरह आज ही सुबह उठते ही निहार मुँह में ही टीम ने कहा सर ये मीटिंग है, अटेंड कर लें। मीटिंग बुक हुई हुई थी, तो मैं मीटिंग में गया और क्लाइंट ने मुझे बताया कि जी हम इस तरह से इसको होस्ट करने लगे हैं ईमेल्स को। मैंने कहा इधर तो होस्ट ही नहीं करनी है आपने, यहाँ क्यों होस्ट किए हैं? तो उसने कहा थैंक यू सो मच फॉर द पुश बैक, और ये मैं इसको कंसल्ट भी कर लेता हूँ, ये शायद आपने अच्छी बात हमें की है। तो जब आप अपना व्हेन यू स्टैंड योर ग्राउंड एंड व्हेन यू ऑफर देम गुड एडवाइस, तो क्लाइंट की कदर वो तो आपकी ज़्यादा कदर करता है। जब वो ज़्यादा कदर करता है तो आप बाकियों से एलिवेट हो जाते हैं, क्योंकि देखें काम तो और लोगों को भी आता होगा, आपने कहाँ स्टैंड आउट करना। मेरी एक मीटिंग थी, दुबई का क्लाइंट था, वो सर्बियन था, दुबई में रह रहा था। $40 मिलियन वो करते हैं एनुअल अक्रॉस 5 डिफरेंट ई-कॉम ब्रांड्स। तो उसने कहा कि देखो मेरे पास बहुत सारे क्रिएटिव स्ट्रेटजिस्ट और भी आए हैं, लेकिन आई लाइक योर कैरेक्टर। मैं उसके साथ फ़न कर रहा हूँ, उसको जोक कर रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ हाँ भी दुबई में क्या चल रहा है तुम्हारे साथ आजकल, फिर दुबई में तुम ये कर रहे हो। काम की बात तो हमने की है थोड़ी सी, 20 मिनट का इंटरव्यू था, 15 मिनट इधर उधर की बात की, 5 मिनट काम की बात की और मैं हायर हो गया हूँ। तो थोड़ा सा ज़रा कैरेक्टर अपना अंदर का ना बाहर लेके आएं। क्लाइंट भी इंसान है, इंसानों को इंसान पसंद आते हैं। तो आप अपने आप को जब व्हेन यू पुट योरसेल्फ आउट देयर, आपके लिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। ये तो आपने बता दिया डूज, डोंट्स क्या है? बिल्कुल रेड डोंट्स फ्लैग, इसमें इधर ये मत है जाना, कि ये ना करना, ये मारे जाओगे। डोंट्स ये हैं कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है। लोग कॉन्फिडेंट नहीं रहते। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी, ये बड़ी जेनेरिक सी चीज़ है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी है एट द सेम टाइम। फिर एट द सेम टाइम आपने बगैर प्रिपरेशन के मीटिंग में नहीं जाना कभी भी। यार ये बहुत, आई थिंक इस पे स्ट्रेस आप इनफ नहीं दे अगर सकते। अगर आपको क्लाइंट ने कुछ डिटेल्स, अव्वल तो अक्सर नहीं भी करते क्लाइंट्स, आपको नहीं पता होता, लेकिन अगर आपको पता है ना, इतना होमवर्क करके जाओ कि क्लाइंट को उसमें डुबो सको, एक दफ़ा पूरा डुबो के निकाल सको कि हाँ जी बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ, समझ आई कैसा एक्सपीरियंस। कि जैसी मीटिंग में स्क्रीन शेयर की, सारे का सारा उसको वॉक थ्रू, उसको लगे यार बंदे ने मेहनत की। यस। मेहनत की आपका काम बेशक उसको लगे ना कि यार ये तो होगा ही नहीं, लेकिन आपको मेहनत की बेस पे वो कुछ कर लेगा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि प्रिपेयर होके जाएँ, और थोड़ा ज़रा हल्का नहीं आना,
ऊपर से आना, क्लाइंट ने बाहर होके आना। लेकिन वो आप फेक कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते. इट विल ओनली कम थ्रू कॉम्पिटेंस एंड प्रेपरेशन. करेक्ट. ऑब्वियसली, और बिल्कुल और बिल्कुल। और इसमें फिर वही बात आ गई कि एफर्ट के पैसे हैं. मतलब आप अगर एफर्ट लगाएंगे तो लोगों को पता चलता है कि आपने इस पे एफर्ट लगाई है, और वो उस चीज को देख लेते हैं, वो जज कर लेते हैं कि यार इसने कुछ काम करके आके बैठा हुआ है. ऐसा ही है. बेशक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट. ये वो सवाल है जो मैं अपने आप से ही बहुत पूछ रहा हूँ आजकल, बिकॉज हमारा सारा स्टोरी टेलिंग का काम है. मैं अपनी अप्रोच बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक बहुत वाइडर वैरायटी ऑफ ऑडियंस के साथ डील कर रहे हैं. एआई के बाद राइटर्स का क्या होगा? ये वेरी इंटरेस्टिंग, और इसका कुछ इफेक्ट मैंने देख लिया है फाइवर पे ऑलरेडी। जहाँ पे फाइवर पे 100 ऑर्डर इन क्यू हुआ करता था कुछ बड़े एक्सपर्ट्स का, अब वो 5-10 पे आ चुका है। ओह माय गॉड. उसके बरअक्स अपवर्क पे काम की तादाद बढ़ गई है। उसके बरअक्स जो कि और डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, क्रिएटिव स्ट्रेटजी चीज़ें इवॉल्व भी होने लग गई हैं एट द सेम टाइम। तो अब फाइवर की अगर हम बात करें तो एआई ने क्या किया है कि जो भी बेसिक काम था ना, कि आपने अगर कोई एक बस पेज सादा सा करना है, बस एमवीपी बनाना है मिसाल के तौर पर, एमवीपी के लिए एआई इज़ द बेस्ट थिंग। आप इसको दो चार प्रॉम्प्ट्स दें, ये आपको सेल्स पेज ऐड लिख देगा, आप ऐड तो चलाओ। लेकिन जब वो आप ऐड चला लेते हैं, जब आप 6 महीने साल से आपका बिजनेस चल रहा है, आपको रियलाइज़ होगा कि ओए होए, ये तो रिगर्जिटेट हो रही हैं चीज़ें बार बार, वही हो रहा ये है. तो नई आइडियाज़ नहीं आ रहे, मैं और मेरा कॉम्पिटिटर सेम साउंड कर रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा। फिर वो आ जाते हैं अगले फेज़ पे जो कि है अपवर्क पे। वहाँ पे अच्छे क्लाइंट्स हैं, वहाँ पे वो क्लाइंट्स हैं जिनको सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए, जो आपको अच्छा दो ऐसे भी मैंने फ्रीलांसर अपवर्क पे देखे जो $250 पर आवर ले रहे हैं। तो वहाँ पे जाके जो कॉपी राइटर्स हैं, वहाँ पे जाके फिर ये वो आपके साथ रिटेनर पे आ जाते हैं, आपको अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स देते हैं। कोई वन ऑफ भी होते हैं, कोई फिक्स भी होते हैं। फिर एट द सेम टाइम यहाँ से एक ब्रांच आउट हो रही है क्रिएटिव स्ट्रैटेजी की तरफ। बहुत सारे बिजनेसेस अब कॉपी राइटर्स को एज अ क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट हायर भी करने लग गए। एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जिन्होंने कॉपी राइटर्स फायर किए थे, अब उनको ख्याल आया कि यार ओहो, ये तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, चलो तो तुम कॉपी राइटर ही आ जाओ। फिर एट द सेम टाइम ये भी हमने देखना है कि बहुत जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, दे डोंट केयर अबाउट कि उनका कॉपी राइटर एआई से कर रहा है या नहीं कर रहा, दे केयर अबाउट रिजल्ट्स। एज लॉन्ग एज यू कैन ब्रिंग देम रिजल्ट्स, यू आर गुड टू गो। उसको नहीं परवाह, बल्कि वो टूल भी आपको खुद लेके देगा, वो ले ले ट्रेनिंग भी भाई, आपको खुद करा देगा मैं पे एआई करूंगा वाली। सब्सक्रिप्शन. हाँ, उनका फ़ायदा ये है कि आउटपुट बढ़ गया हमारा। जहाँ मैं 1 क्लाइंट का काम कर रहा था, मैं 4 का कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट बढ़ गया, और मैं उसको रिजल्ट्स, मुझे फीडबैक लूप मेरा शॉर्ट हो गया। जहाँ मुझे रिसर्च करने में हफ्ता लगता था, अब 2 दिन लगते हैं। तो इससे फिर ये मल्टीपल इसके हमें फ़ायदे हैं, और इस वजह से ओवरऑल जो है मार्केट जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। हाँ, बस जो वो क्लाइंट था $5 वाला, $10 वाला, उसकी छुट्टी हो गई। अच्छा, इज़न्ट इट ट्रू कि जो एक मीडियोक्रिटी, अगर आप मीडियोकर थे, अगर आप कोई मिड लेवल के ऑपरेटर थे, तो आपका काम खत्म नहीं हो गया, खराब नहीं कर देगी आपका काम? जी हाँ, जो लोग, जिस तरह हमने उन लोगों की बात की थी इनिशियली, जो लोग अपने पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो सीख नहीं रहे, वो तो बिल्कुल, उनको तो पता भी नहीं है ना उनके साथ क्या हो रहा है। एक जूनियर कॉपी राइटर अच्छी कॉपी राइटिंग एआई से करके उससे बेहतर हो गया, और वो स्पीड भी ज़्यादा कर रहा है। जी जी. तो ऐसे में जो बंदा मीडियोकर है, जो एफर्ट नहीं, लेजी है, एफर्ट नहीं पुट करना है, देखें मार्केट में लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ मार्केट में, मेरी तरह के और बहुत सारे लोग हैं बैठे हैं। हम लोग वैशी वैशी लोग हैं, हम लोग इन सेंस, काम की सेंस में हम मेहनत करने वाले पुराने लोग हैं, हम बैठे हैं। ठीक है, अब एक मतलब एक नया बंदा आता है तो उससे मेरे से वो मुकाबला नहीं करेगा, वो अपने साथ के से करेगा। तो उन साथ में से वैशी हो जाएं अगर आप, तो आप बस उसको मीडियोक्रिटी के बैरियर को क्रॉस कर दी, क्योंकि मीडियोक्रिटी एआई ऑलरेडी कर रहा है। हाँ, आपने अगले स्टेप पे जाना है क्या उसको यूज़ खूबसूरत करके। बात की है. एआई एक मीडियोकर, एंड एआई विल प्रोड्यूस व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग. इफ यू आर रिगर्जिटेटिंग, अगर आप एक मीडियोकर किस्म के यूजर हैं तो आपके लिए एआई एक मीडियोकर चीज प्रोड्यूस करेगा, और अगर आप एक फैंटास्टिक कॉपी राइटर हैं तो आपके काम को 4 चांद लगा देगा एआई. दैट इज, बिल्कुल। आई थिंक व्हाट द बिगेस्ट थिंग दैट आई थिंक इट गोज बैक टू व्हाट हरारी सेड कि क्रिटिकल थिंकिंग. एंड एक बात आप बड़े आराम से बोलते हुए निकल गए, मेरे ख्याल से इट वाज $1 million एडवाइस इन द टाइम्स ऑफ एआई, कि आपके एक्सपीरियंसेस एआई में नहीं है. आप कौन हैं ये एआई नहीं है. अभी जो चैट जीपीटी वो नहीं बता सकता आपके ज़िंदगी के ज़ाती एक्सपीरियंसेस. यार मैं उस दिन चाय के ढाबे पे बैठा था, वो बंदा मुझे मिला, उससे कोई आपने इंसाइट लेके बात कर दी इधर. जैसे मैंने अभी बिजनेसमैन के साथ मीटिंग जी। की, उन्होंने बोला यार धंधा तो डॉलर्स का ही है.
यू नो, बेशक और मैंने उसको बेशक आपके साथ कनेक्ट किया और ये कर दिया। ये एआई नहीं कर सकता है फिलहाल। दिस इज क्रिटिकल ऐसे ही थिंकिंग, है। दिस इज एंगलिंग, दिस इज क्रिएटिविटी विच एआई कैन नॉट डू। वो एक बड़ा सीधी लाइन में गेंद कराता है, हाँ वो लफाजी अच्छी करता है, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाता वो अपने उसके अंदर, और कभी कभी तो खैर हेलुसिनेट भी करता है, हम उस पर नहीं जाते अभी। सो बट अगेन दिस गोज बैक टू द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन जो मैं आजकल सबसे पूछ रहा हूँ। आपके लिए मेरा प्यारा क्लॉड है या मेरा दुश्मन चैट जीपीटी है? क्या है मतलब, आपको ये दोस्त लग रहा है, दुश्मन लग रहा है? मुझे ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त लग रहा है, यहाँ तक कि जैसे जैसे आप उसको जानते जा रहे हैं ना, वो अपनी डेप्थ आपको शो करता जा रहा क्या है। बात? कि जब मैंने उसको जानना शुरू किया था वो कहता था प्रॉम्प्ट दो तो मैं जवाब दूंगा। अब मैंने उसको और जाना, उसने कहा प्रोजेक्ट बनाओ तो मैं जवाब दूंगा। और जाना, उसने कहा स्किल क्रिएट करो मेरे में, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और जाना, उसने कहा कोडिंग करके स्किल क्रिएट करो और फिर मुझे ट्रेन करते रहो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे जवाब दूंगा। फिर साथ साथ उसने कहा कि मैं तुम्हारा काम भी मेरे प्यारे भाई तुम्हें काम कर दूंगा। तो ये वही बात है कि सचिन तेंदुलकर या बाबर आजम की मिसाल ले लें, जो उनके पास बैट है। अब वो बैट जो है वो मैं लेके कहूँ कि पाकिस्तानी टीम प्लीज़ मुझे ओपनर बना दें, क्या तो बात ये तो है, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्या लेकिन वो बात, बैट बाबर आजम के पास है तो वो फिर किंग है ना, जो क्या मतलब वो रिजल्ट ला रहा बात है, है जो यार। इससे परफॉर्मेंस दे अच्छी रहा है। एग्जाम्पल, इससे बगैर बाबर एग्जाम की एग्जाम्पल तो आप शायद अभी से ठीक नहीं दे रहे, जो मौजूदा हालात है काफी दिनों से। लेकिन मैं चलें बात, सचिन की दे देते हैं। मैं आपकी बात समझ हाँ। गया, आपकी आपकी जी बात जी। समझ गया, कि आपकी बहुत आला बात की आपने, कि जस्ट बिकॉज यू हैव अ स्टार क्रिकेटर्स बैट डज नॉट मेक यू अ ग्रेट बैट्समैन। ओह फैंट, उसमें वो एबिलिटी बेशक। है, स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी है, लेकिन वो किसी के हाथ में चलता है। बहुत ही आला आपने, आई थिंक इससे अच्छी एआई की डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं सुनी थी। वेल डन, दैट इज ब्यूटीफुल, जजाक। दैट इज फैंटास्टिक। पार्टिंग नोट शहजाद, पाकिस्तान के अंदर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट तकरीबन, हुकूमत तो खैर 33% कहती है, मेरे ख्याल से 50% है। हमारा ठीक। तालीमी निज़ाम ऑलरेडी ऑलरेडी हमारी बोसीदा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से भी काबिल लोग डेवलप नहीं कर रहा था। मतलब हमारा जो घिसा पिटा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, हमारा तालीमी निज़ाम उससे भी 50 साल पीछे की MS डॉस और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस सिखा रहे थे हम कुछ अरसे पहले तक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में। अब ये जो एक जलजला, कयामत बर्पा हो गई है दुनिया में, यार क्या करें यंगस्टर्स? उनको स्कूल जाते हुए अजीब सा लग रहा है, यार मैं क्या सीखूं स्कूल में, ये तो बकवास सिखा रहा है, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं 2 मिनट में। उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हर चीज़ों से डिसग्रंटल्ड हो रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं लर्निंग के, ये तो रिडंडेंट हो गए हैं, ये तो फजूल हैं, बकवास हैं। वो क्या करे? उसको एक डिप्रेशन है, उसको एक एंग्जाइटी है, वो इंटरनेट पे एक दुनिया देख रहा है, और फिर जब वो अपने घर मोहल्ले में बैठ रहा है, कह रहा है यार ये क्या हो रहा है, उसका दिमाग 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में टॉर्न अपार्ट है। क्या करे इंसान? अच्छा, ऐसे में ये चीज़ हमने इस्टेब्लिश करनी है सबसे पहले कि मुश्किल हालात में ना आहिनी लोग पैदा होते हैं। वो लोग पैदा होते हैं जो कि आम लोगों से ज़्यादा मजबूत होते हैं, आम लोगों से ज़्यादा उनकी परसेवेरेंस, उनमें हिम्मत ज़्यादा होती है। बट एट द सेम टाइम उन लोगों के पास सही डायरेक्शन और गाइडेंस का होना भी ज़रूरी है। मुश्किल हालात में तो बेचारे और भी ममालिक हैं जिनके बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो अब डायरेक्शन के लिए हमारे पास, अभी हम उस बार पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिरे कि बिल्कुल ही हमारे पास कुछ ना, हमारे पास इंटरनेट है, हम चीज़ें देख सकते हैं। अलबत्ता वो लोड शेडिंग और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आजकल, इंटरनेट भी नहीं चल रहा होता, लेकिन इतना चल रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आज के दौर में जितनी मैं लोगों को देख रहा हूँ ना, ड्रॉप आउट्स को, मैंने अपनी ज़िंदगी में तो कॉन्सेप्ट सोचा ही नहीं था ये ड्रॉप आउट भी होता है, कोई ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी ऑडेसिटी इनमें कैसे आ गई, ये ड्रॉप आउट कर रहे हैं? बट एट द सेम टाइम इन लोगों को मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आप इनसे ना अपने आप को बांधे नहीं। एक आपने सर्कस में देखा होगा कि सर्कस में ऊपर एक बारीक सी रस्सी पे एक बंदा करतब करता हुआ जा रहा होता है। वो इसलिए करतब कर रहा होता है, उसके नीचे जाल लगा हुआ होता है। ये जो डिग्रियां हैं ना, मुल्क में, पाकिस्तान में रहना ना, ये वो जाल हैं आपके लिए। ये इनको अपने लिए बनाएं, इनको बिछाएं। बेशक गुजारे वाली कर लें, 3 GPA वाली कर लें, मेरी तरह 2.9 वाली कर लें। मेरी मास्टर्स, मैंने इस सब के दौरान मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया, 2.9 से किया, लेकिन एटलीस्ट मेरे नीचे 2 जाल आ गया। ठीक है, तो आप इंटरनेट की पावर को फुली यूटिलाइज़ करें, उससे लेके अपनी इनकम जनरेट करें, सही मेंटर ढूंढें, प्रोग्राम्स में जाएं, चीज़ें स्केल करें,
और इन डिग्रीज़ को कि यार साथ-साथ हाँ जी, चलो यार तुम भी साथ मेरे चलो। क्योंकि आप जो एआई अच्छे लेवल पे यूज़ कर रहा होगा वो तो ऐसी डिग्री कर लेगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगा कि इसने असाइनमेंट कैसे जमा कराई है या इसने क्या कुछ कैसे किया। तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ कि एक बेहतर अप्रोच होगी, बजाय इसके कि भई ये छोड़ दो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ऑसम, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक, प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक बात की आपने, कोई बहुत एक एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं लिया। आई नो एक्सट्रीम ओपिनियन लोग ले लेते हैं और शायद इंटरनेट पे एक्सट्रीम ओपिनियन ज़्यादा वायरल भी होते हैं, बट आई थिंक जी, आपने एक जी। बड़ी प्रैक्टिकल बात की है कि बेचारा मर ही ना जाए। मतलब ठीक है, मैं समझ रहा हूँ ये तुम्हें सर्व नहीं कर रहा, आई गेट इट। आई थिंक दैट वाज अ फैंटास्टिक एडवाइस, वेरी प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री सिचुएशन। वेल शहजाद, लेट मी टेल यू, रफ्तार पे भी हमारी कोशिश यही है कि जो पाकिस्तान के जो 15-20 करोड़ नौजवान हैं, इनको किसी किस्म की कोई डायरेक्शन दी जाए, कोई हेल्प किया जाए। और आज यकीन करें आपसे बात करके मज़ा आया, एंड आई रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक। सेम यू। मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ शहजाद के पाकिस्तान बदल जाएगा जब हम पाकिस्तान में पैसा बनाने का तरीका बदलेंगे। पाकिस्तान के अंदर कुछ बोसीदा, फरसूदा राइज हैं तरीके पैसा कमाने के, और वो फंडामेंटली गलत थे। उन्हीं गलत पैसे कमाने के तरीकों ने हमारे मुल्क का पहिया जाम कर दिया है। अब आप जैसे लोग, जो नई जनरेशन आई है, उसने उस रट से निकल के एक नए तरीके से पैसा कमाना शुरू किया है। एंड आई थिंक व्हेन यू चेंज द वे यू मेक मनी, the whole society changes. So thank you so much and Right. best of luck, and let's hope to meet you whenever you're in Karachi next. Sounds good. Thank you so much, Farhan, for having me. Assalamu alaikum.